नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्लिक इंडिया के इस खास डिस्कशन में। एनडीए की सरकार बन गई, कैबिनेट पर तमाम तरह की मीटिंग्स भी हो रही है, लेकिन इन सब के बीच जो मुद्दा बना हुआ है वो ये कि एनडीए में शामिल सहयोगी दलों के बीच में किस तरह से ये सरकार तालमेल बिठा पाएगी। क्या सरकार अपने समय के पूरा होने से पहले टूट जाएगी या नहीं टूटेगी। लेकिन इन सबसे परे अगर मैं आपको कहूं कि बाहरी तौर पर जो बातचीत चल रही है उसके उलट अगर परिवार में ही किसी तरह की अशांति है तो आप क्या कहेंगे। जी हाँ, मेरा इशारा है बीजेपी में हो रही अंदरूनी मतभेद की लड़ाई। यूपी में क्या हो रहा है, यूपी में किस तरह का डिस्कशन, किस तरह का तनाव देखने को मिल रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्लिक इंडिया के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। आइए स्वागत करते हैं सर। सीएम मीटिंग बुलाते हैं लेकिन डिप्टी सीएम दोनों ही गायब हो जाते हैं। आपको क्या लगता है कि यूपी में क्या चल रहा है? देखिए डिम्पिका, सबसे बड़ी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग क्यों बुलाई जी। मीटिंग बुलाने के पीछे बड़ा कारण है कि एक तो वे यूपी के सीएम हैं, बहुत ही लोकप्रिय सीएम हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो इस हार जीत के पीछे कारण क्या है, इस पर बात होना तो जरूरी है जी। ताकि अगले चुनाव में या फिर जो आगे आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसको लेके आप चुस्त दुरुस्त रह सकें। दूसरी बात कि जो 9 विधानसभा से जो विधायक हैं, जो सांसद आज बन गए हैं, वो भी सीट खाली होंगी, उस पर भी तो चुनाव होना है जी। तो उसमें भी ठीक है, उसका बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन मैसेज जाएगा कि सच में बीजेपी पर नाराजगी है या फिर एक पल भर का एक आक्रोश था या जो भी, या फिर सपा सच में मजबूत हुई है। इसमें क्या होता है कि योगी आदित्यनाथ मीटिंग बुलाते हैं और दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक दोनों नहीं आते हैं जी। ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। ये अपने आप में यूपी के लिए नहीं कह रहा है, ये दिल्ली तक मैसेज दे रहा है, भाई जो करना है कर लो, हम नहीं आने वाले हैं। छोटी मोटी मीटिंग नहीं है। हार की समीक्षा के लिए सीएम योगी अगर मीटिंग बुलाते हैं, सीएम का मीटिंग बुलाया जाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि केशव प्रसाद मौर्य को कहीं दिल्ली से कुछ, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, दिल्ली से उनकी काफी बनती है, ब्रजेश पाठक भी बनती है। तो क्या जो केजरीवाल ने बोला था अंतरिम जमानत पे छूटने के बाद जी कि यूपी से योगी आदित्यनाथ का राजकाज खत्म जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस मैसेज तरफ हम बढ़ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को कहीं इशारा है कि भाई आप ऐसा कीजिए कि जितना कर सकते करिए, जितना, ताकि वो खुद ब खुद योगी आदित्यनाथ अपने आप को कर दे कि भाई मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, आपके मातहत जो है ठीक से, हमारे मातहत जो है काम नहीं कर रहे हैं। और वो अब क्या ऐसा तो नहीं कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष के एक समय तो ऐसा भी था कि केशव प्रसाद मौर्य के अंदर ये था कि मैं यूपी के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, योगी आदित्यनाथ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई है ना वर्चस्व की, ये देखी गई है शुरू से ही। योगी आदित्यनाथ सीएम है जी, और ये प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उस समय बवाल कर रहे हैं तो लोग कि भाई कौन बड़ा, तुम बड़े कि हम बड़े। संगठन के हिसाब से देखा जाए तो ये बड़े हैं, लेकिन सरकार के तौर पर देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ बड़े हैं। तो बात तो पार्टी में कुछ भी हार हो रही है, जीत हो रही है, कुछ भी तो चर्चा तो करनी होगी ना, आपको बैठना तो होगा ही। कब तक आप इससे दूर रहेंगे? तो ये कहीं ना कहीं जो केजरीवाल ने कहा है, तो उनके जो स्टेटमेंट है उसको कहीं ना कहीं ये इसमें साफ दिख रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, पहली बात। दूसरी बात कि केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से, कौशाम्बी की सिराथू से चुनाव लड़ते हैं और वो कौशाम्बी सीट बीजेपी इस बार हार गई है। तो जब आप हारे हुए हैं तो आपको मनोबल कहां से मिल रहा है? मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली से इशारा कुछ ना कुछ है। हो सकता हो ये बात भी आती है कि मोदी जी को थोड़ा सा योगी आदित्यनाथ से खतरा दिख रहा है, जो सोशल मीडिया पे या फिर बातें होती हैं, तो इस नाते भी दिल्ली से आदेश मिल रहे हो, इशारा मिल रहा हो। आप दलित वोट भी नहीं वो कर पाए। आप दलित वोट की बात करते हैं केशव प्रसाद मौर्य, और आप अपनी सीट नहीं बचा पाए अपने एरिया का। होता क्या है कि
मंत्रियों को क्यों उनके एरियाज में प्रभारी नियुक्त किया जाता है, ताकि वो सब कुछ देखें। और आप अपने यहाँ सीट नहीं बचा पा रहे हैं, ऊपर से आप जब सीएम बुलाते हैं चर्चा के लिए कि चलो भाई हार आपके क्षेत्र में अगर हार हुई है तो आप उस पर चर्चा करें, अब चर्चा में शामिल नहीं होते हैं। मतलब आप अपनी जिम्मेदारी कबूलना ही नहीं चाहते हैं, आप अपनी हार को, अपने क्षेत्र में हार जो है उसको कबूल ही नहीं करना चाह रहे हैं। इसका मैसेज क्या जाएगा? इसका मैसेज तो यही जाएगा ना कि पार्टी के अंदर ठीक सब कुछ सही नहीं चल रहा है। और देखिए ये आज कोई नई बात नहीं है डिम्पी का, 2020-22 से ही देखा जाए तो बच्चा बच्चा जानता है, अगर थोड़ा बहुत भी कोई पॉलिटिकल समझ रखता हो पॉलिटिक्स की, तो केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये हर कोई जानता है। केशव प्रसाद मौर्य के जैसे कि जो पॉलिटिकल एक को बनाया गया है, केशव प्रसाद मौर्य का जब कार्यक्रम होता है तो योगी आदित्यनाथ को जाना चाहिए, और योगी आदित्यनाथ का जो कार्यक्रम होता है केशव प्रसाद डिप्टी को जाना चाहिए, ये नियम है जी। लेकिन योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में मौर्य नहीं जाते हैं और मौर्य कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ नहीं जाते हैं, और चुपचाप सेंटर देखता रहता है जी। अब सेंटर को अगर सॉल्यूशन चाहिए तो इन लोगों पे नकेल कसना चाहिए, लेकिन वो शायद जो जिस तरह चीजें आ रही हैं तो लग रहा है कि उनको उसमें काफी इंटरेस्ट आ रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो सही नहीं चल रहा है, क्योंकि अगर जिम्मेदारी तय करने की योगी आदित्यनाथ मीटिंग बुला रहे हैं और कोई नहीं आ रहा है कि भाई जवाब देना पड़ेगा, तो ये तो गलत है। फिर इससे तो बीजेपी का जो अभी जो उत्तर प्रदेश में जितनी कम सीटें, लगभग आधी सीटें कम हो गई, तो आने वाले समय में और स्थिति खराब होगी। और ये जो बाहर दोषारोपण लोग करते हैं, तो अगर पार्टी के अंदर, आप जो बिल्कुल सही कह रही हैं कि पार्टी के अंदर पर देखना और झांकना जरूरी होगा, आप उसको तय कीजिए, उसके बाद ही कुछ बात बन सकती है। तो क्या मैं ये मानूं कि योगी आदित्यनाथ का विकल्प तलाशा जा रहा है? कह सकती हैं। देखिए आपको याद होगा एनडीए की मीटिंग थी 2 दिन पहले, तो कई सारे लोग आ रहे थे मिलने, उसी क्रम में योगी आदित्यनाथ जी भी आए, तो मोदी जी ने उनकी पीठ थपथपाई। अब इसके क्या मायने हैं? इसके देखिए 2-3 मायने हैं जी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना, उन्होंने ये बोला अभी, लेकिन कुछ साल पहले हरियाणा के जो मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उनका भी मोदी जी ने पीठ थपथपाया था, और फिर अगले ही पल उनको सीएम से हटा दिया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पीठ थपथपाने का यही मतलब है, लेकिन जो कयासबाजियां चल रही हैं, राजनीतिक कयासबाजी चल रही है, केजरीवाल जिस तरह से बोल रहे हैं, और उसके बाद मोदी के लिए, अगर मोदी के बाद देखा जाए सबसे चर्चित नाम कौन सा है? ऑब्वियसली योगी आदित्यनाथ का है। लोग तो उन्हीं को ज्यादा वो करते हैं, वो यहां तक कह देते हैं कि मोदी के बाद योगी को पीएम बनाएंगे। तो अच्छा, नाम भी जुड़ता है, मोदी योगी नाम जुड़ता है जी। तो इसमें अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए थ्रेट है। और जिस तरह से बनारस में मोदी जी का जो वोट का अंतर है ना, बहुत कम हुआ है, मात्र 1,52,000 कुछ वोटों से जो मोदी जी जीते हैं, और उसमें भी शुरू के कई चरणों तक वो लगातार अजय राय से, जो उनके प्रतिद्वंदी थे कांग्रेस के, उनसे पीछे चलते रहे जी। तो कहीं ना कहीं ये एंगल है, इसमें लोकप्रियता तो कम हुई, किसी को दो राय नहीं है। अब देखिए 2014 में देखिए सीटें, 2019 में देखिए ठीक है 303 हो गई, बट फिर घट के कितनी हो गई? 240 जी। तो ग्राफ भी तो कम हुआ है। नितिन गडकरी जी का भी एक बीच में नाम आता है। अब चूंकि देखिए मोदी जी को गठबंधन सरकार चलाने का आइडिया नहीं है, अनुभव नहीं है, उनको बहुमत की सरकार चलाने का अनुभव है। और ऐसे में योगी जी की पॉपुलैरिटी और दूसरी तरफ नितिन गडकरी जी का नाम उछल के आना कि नितिन गडकरी सबको मिलाकर चल सकते हैं, वे एकमात्र ऐसे नेता हैं भाजपा में फिलहाल जिनके नाम पे विपक्ष भी बड़ा खुश नजर आता है। सहमति कई बार सोनिया गांधी को लेके, सोनिया गांधी ने प्रशंसा पत्र लिखा, फिर उन्होंने भी वो किया, ठीक है, उसके बाद संसदीय से भी हटा दिया गया गडकरी जी को। बहुत सारी राजनीतिक कैसबाजियां में वो की जाती हैं, आरएसएस को लेकर वो किया जाता है, बहुत प्रिय है आरएसएस। अभी नड्डा का जो बयान आया कि बीजेपी बड़ी हो गई है, आरएसएस की जरूरत नहीं है, तो वो भी देखा जाता था, उसको उस बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई कि मोदी जी और
अमित शाह को लेके आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, कई सारी चीजें हैं जो आप पूछ रही हैं कि इसमें क्या विकल्प तलाशा जा रहा है। हो सकता है पीठ थपथपाने की बात अगर है, ठीक है, अगर मैं दूसरे पक्ष पे आ जाऊं कि ठीक है शाबाशी की बात हो सकती है, नहीं बहुत अच्छा काम कर तुम बने रहो, हो सकता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने बने रहे योगी जी। लेकिन ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में जिस तरह से योगी जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं या यूपी की जनता इस चीज को मान भी रही है, अब राजनीतिक कला में भले ही सीटें कम हो जाएं या फिर यूपी के 2 लड़कों के तौर पर जो प्रचारित किया गया या विपक्ष ने बहुत शानदार उस चीज को एकता के तौर पर दिखा के उसको चीजों को सीटों को लेने में या फिर समीकरण को अपने में साधने में सफल रही राहुल और अखिलेश यादव खास तौर पे, वो अलग बात है। लेकिन योगी जी के काम को नहीं गलत ठहराया सकता, इसलिए कि योगी के मॉडल को बहुत सारे राज्यों ने, चाहे वो बुलडोजर नीति हो या फिर अपराधियों को मार गिराने की नीति हो, बहुत सारे राज्य फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो एमपी हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर आप देखिए हरियाणा वगैरह में भी। तो कहीं ना कहीं थ्रेड बन रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं जो भी कह रहा था कि पीठ थपथपाने की बात, आप सोचिए कि अगर मान लीजिए शाबाशी की बात हो तो फिर एक केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, अब मैं तीसरा नाम भी लूंगा के शर्मा की, जो कि पीएम मोदी के बहुत करीबी हैं, वो भी मैं बैठक में नहीं पहुंचते हैं। योगी आदित्यनाथ बैठक में बुला रहे हैं, 3 खास चेहरे नहीं पहुंचते हैं, पहला केशव प्रसाद मौर्य, दूसरा ब्रजेश पाठक और तीसरा के शर्मा सॉरी। तो क्या है, शर्मा जी भी नहीं पहुंच रहे हैं और उनसे जब सवाल पूछा जाता तो जवाब तक नहीं देते। इनको शह कौन दे रहा है? इनकी हिम्मत कहां से बढ़ती है, कहां से बढ़ रही है इनकी हिम्मत? आपके क्षेत्र में अगर हार हो रही है तो जिम्मेदारी कौन तय करेगा? आपको तय करना चाहिए, आपको तय करना बनता है। और आप जब सीट पर बैठेंगे नहीं तो हार पर चर्चा कैसे होगी, समीक्षा कैसे होगी? मतलब आप उस हार तक जाना ही नहीं चाहते हैं कि आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी तय हो जी। और आप मामले को और सुलझा कर रखना चाहते हैं, आप योगी आदित्यनाथ को और कमजोर रखना चाहते हैं, आप मोदी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं। अगर सेंटर की तरफ से इशारा है तो आप मोदी का हाथ मजबूत करना चाहते हैं, अगर उनके तरफ से या केंद्र की तरफ से कुछ इशारा है तो इसकी संभावना तो बनती है जी। आखिर नहीं आना, कुछ भी डिस्कशन नहीं होना, फिर डिस्कशन किससे होगा और इसका क्या मैसेज आएगा? संगठन में क्या मैसेज आएगा? सरकार में क्या मैसेज आएगा? गोरखपुर रीजन में योगी आदित्यनाथ ने पूरी की पूरी सीटें जीती हैं और ऐसा भी नहीं कि मतलब यूपी में अगर सीटें हार गई तो योगी आदित्यनाथ के ऊपर ठिकरा फोड़ देंगे। और देखिए एक दूसरा एंगल है, क्या ये केंद्र का प्रयास है योगी आदित्यनाथ के सिर पर जो उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की बहुत मिट्टी पलीद हुई है, क्या ये भी कहा सकता है ना कि मोदी जी या फिर केंद्र सरकार या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व योगी आदित्यनाथ पर ठिकरा फोड़ना चाहता हो इस हार का या इस मिट्टी पलीद होने का? दो राय नहीं है जी। तो फिर भी योगी जी चाहते हैं कि भाई चर्चा करो, मंथन करो, जो बातें सही होंगी, अगर लगता है कि मेरी वजह से हार हुई है मैं एक्सेप्ट करूंगा, बट आप मीटिंग से ही भागोगे तब मैसेज क्या दे रहे हो? बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा जो मैं समझता हूं सबसे बड़ा रोल है सेंटर का। अगर आप कांग्रेस पे आप ये कहते हैं, आप भाषण देने के लिए आप अगर सिर्फ भाषण दे रहे हैं कि कांग्रेस में गठबंधन में उठापटक स्टार्ट हो गई है, आपके यहाँ क्या हो रहा है? ये तो मोदी जी को सोचना चाहिए, अमित शाह जी को भी सोचना चाहिए, या जो भी अध्यक्ष बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनको भी सोचना चाहिए, लेकिन कोई नहीं सोच रहा है। मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए, घर में अगर लड़ाई लगती है, ये उसी प्रकार हुआ कि छोटे भाई से बड़े भाई को बेइज्जत करवाओ, उकसाओ और उसके बाद आप सोल्यूशन तरफ मत बढ़ो, छोड़ दो। उससे क्या होगा? उससे चिंगारी भड़केगी, उससे सोल्यूशन थोड़ी निकलेगा। यही हो रहा है योगी जी के थ्रू इनडायरेक्टली। कल को योगी जी परेशान होंगे, कुछ स्टेटमेंट आएगा, उसको मोदी जी से जोड़ देंगे, क्या होगा? एक परिवार कमजोर होगा, भाजपा कमजोर होगी। और फिर अभी जो कांग्रेस की मिट्टी पलीद हुई है, आने वाला समय जिस तरह से अब ये डिक्रीजिंग मोड में है भाजपा, वैसे बिहार में देखिए आप, उत्तर प्रदेश में देखिए, कई सारे भाजपा के स्टेट, भाजपा के बताइए केंद्रीय मंत्री वगैरह थोक में सब हारे हैं लोग। तो ये चीज तो तय है कि
इसमें कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व का भी हाथ है। अगर नहीं होता, अच्छा हो सकता है ना हो, तो कम से कम ये इन लोगों पर कार्रवाई तो करे। है किसी की हिम्मत? जो प्रभारी लोग है, प्रभारी लोगों ने बड़ी बड़ा बवाल मचाया है, तो है किसी की हिम्मत जो पूछे केशव प्रसाद मौर्य से? अगर दलित वोटों की परवाह कर रहे हैं तो दलित वोट कहां गया? सारे तो चले गए सपा में, कांग्रेस में, दलित वोट भी तो नहीं दिला पाए। तो पूछना तो बनता ही है कि भाई आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों नहीं गए? सो कॉज नोटिस कोई डाल सकता है, भेज सकता है? नहीं भेज सकता है, क्योंकि दिल्ली से उनका कनेक्शन है, इतना आसान नहीं है। और यही इनका मन बढ़ा हुआ है, जिस चलते पूरे कहीं ना कहीं वो कांग्रेस वाले भी हंस रहे हैं, विपक्ष भी हंस रहा है। भाई दूसरों को सलाह देते हैं, आपके घर में खुद ही आग लगी हुई है। तो ये आपके सवाल बिल्कुल दम है, ये इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो आपने जो पूरी सिचुएशन हम लोगों के सामने एक्सप्लेन की, उसमें एक बहुत ही जरूरी सवाल निखर कर आता है कि क्या इस पूरी सिचुएशन से मोदी के व्यक्तित्व पर भी कोई प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, मोदी के व्यक्तित्व कहें, लोकप्रियता कहें, जो भी कहें, बिल्कुल असर पड़ा है, पड़ सकता है नहीं, पड़ा है। आपको जो मैंने बताया कि आप देखिए ना, 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसको किससे जोड़ के देखा जा रहा था? मोदी जी से जी। उसमें तो लल्लू का कोई नाम भी नहीं जानता था, कोई लल्लू भी हैं, और उसको पूरे ओवरऑल भाजपा को जोड़ के देखा गया कि राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। तो क्या लल्लू को लाने की बात हो रही थी क्या? नहीं, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, मतलब मोदी जी राम को लाए और मोदी जी को हम लेके आएंगे। और मोदी जी को हवा ही नहीं है कि वो लल्लू सिंह ये बोलते हुए, उनका वीडियो वायरल हो रहा था कि मुझे 10,000 वोट लेने नहीं जाना है। लोगों का, मेरी खुद अयोध्या में कई लोगों से बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि मंदिर निर्माण के लिए जो अधिग्रहण किया गया, मकान को तोड़ा फोड़ा गया, उसके ठीक से मुआवजा तक नहीं मिले हैं। ठीक है, कुछ जगह पे है कि कुछ लोग कहते हैं कि कई गुना मुआवजा मिला, तो ठीक है भाई, आप विपक्ष जो उसको मुद्दा बना रहे हैं, आप जाकर बात कीजिए ना, आप समझिए, बैठिए उनके साथ, क्या बात है। अभी वीडियो बना के वायरल कीजिए, विपक्ष जो कह रहा है वो सब कुछ गलत कह रहा है। आपने कभी कोई कोशिश की क्या? उल्टा विपक्ष ने ये एजेंडा सेट कर दिया कि वो गए ही नहीं, मिले तक नहीं, लोग रो रहे हैं, पुरखों की जमीन हथियाली, पुरखों का मकान तोड़ दिया। अगर सच्चाई नहीं थी तो आपने कितना काउंटर किया? आप तो आपस में काउंटर करने में लगे, लड़ने में लगे रहे। तो मोदी जी अगर राम सिंहासन में बैठेंगे राम के चलते और अयोध्या हार जा रहे हैं आप, तो पूरा का पूरा आपके ऊपर दारोमदार भी जाएगा। आप सिर्फ मतलब साथी नहीं हो सकते, आप जहां गलत करेंगे वहां आप पे सवाल भी उठेगा। और इसीलिए इनकी लोकप्रियता कम हुई। आप देखिए, बनारस में जो मैं कह रहा हूं 1,52,000, किसी भी प्रधानमंत्री का अब तक चंद्रशेखर जी के बाद ये सबसे बड़ी कहा जाए दूसरे तरीके से तो अपने आप में बहुत बड़ी हार है जी। इसके पहले तो 6 लाख वोट से आप आगे जीत गए थे, आज क्यों 1.5 लाख? और ये भी अपने आप में इतिहास बन गया है। 2 बार से तो जनता आप में बहुमत, आप में विश्वास जता के बहुमत दे रही थी ना, 2014 में भी दी, 2019 में भी। अभी क्यों कम हो गया? तो कहीं ना कहीं लोकप्रियता में कमी तो हुई है। नितिन गडकरी जी को के तौर पर देख रहे हो या योगी आदित्यनाथ के तौर पर देख रहे हो, और ये कहीं ना कहीं बड़े थ्रेट तो हुए ये योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि ये राज्य की जो राजनीति है ना, ये बहुत कुछ बता दे रहा है। और एक चीज और है कि योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता आज के डेट में आग बन गई है। उनको छूने का मतलब मोदी जी के हाथ तक जल जाएंगे। मोदी जी और मोदी जी का लोगों में विश्वास, खासतौर पर कार्यकर्ताओं में, आप देखिए बनारस कार्यकर्ता वगैरह या फिर उत्तर प्रदेश कार्यकर्ता कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि बाहरी कार्यकर्ताओं को लाके जो जमीनी स्तर कार्यकर्ता थे, जो पुराने कार्यकर्ताओं पे थोप दिया गया, और वो ऐसे आदेश देते थे जैसे वो एकदम उनके ऊपर हमेशा सवार रहते हो, और उनका आरोप है सीधे सीधे। उनका कहना है कि गाड़ी बनाए, पैसा बनाए, मकान बनाए, विधान परिषद की सीटें भी ले ली,
और वो सब 2014 में मोदी लहर के तौर पे आ गए थे। उनका कोई पार्टी के विचारों से नहीं मतलब था। जब इन लोगों ने विचारों का प्रचार प्रसार किया, इन्होंने अपनी पूरा पैसा बनाया, अपनी अकूत संपदा बनाई, संपत्ति अर्जन करने के लिए ये विचारों से कोई लेना नहीं था, लेकिन पार्टी इसको समझ नहीं पाई। तो लोकप्रियता में कमी तो जबरदस्त हुई है। और अगर मोदी जी नहीं समझेंगे, क्योंकि उनके पास चुनौती बहुत बड़ी दे दी गई है। नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू, इतिहास देखिए आप, 2018 में चंद्रबाबू नायडू का देखिए, नीतीश जी का तो खैर जस्ट आए ही हैं। तो आप इतिहास देखिए समर्थन खींचने का। वाजपेयी जी की सरकार एक जने गिरा दी है, एक जने तो हाल ही में राजद में गए थे, अभी पलट किधर भी चले आए। और इंडायरेक्टली देखिए, ये तो बहुत बड़ा इमोशनल अत्याचार भी था पहले दिन की उसमें। भाई जो दिए हो तो आपको देना भी होगा, और आप देंगे भी, आप देखेंगे। ये बहुत कुछ है। आज मैं आपका अगर मैं पैर छू के इज्जत कर रहा हूं तो सबके सामने इज्जत कर रहा हूं। और इसी संसद में अगर आपने हमारी बातें नहीं मानी और इनडायरेक्टली जो स्पेशल स्टेटस की जो डिमांड थी, विशेष राज्य का की जो मांग थी, केसी त्यागी ने कुछ देर पहले बोल भी दिया था, और बहुत प्रतिष्ठित मांग है दोनों राज्यों की, ये सब कहीं भी हिला हवाली आपने किया, तो फिर इसी संसद में मैं आपकी टांग भी खींच दूंगा, इन द सेंस की मैं समर्थन भी खींच लूंगा और आपकी सरकार गिर जाएगी। तो आज अगर मोदी जी से कोई बार्गेन करने की स्थिति में पहुंच गया, अब कल तक बहुमत चलते किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई कुछ कर नहीं सकता था, तो ये मुझे लगता है कि मोदी जी की लोकप्रियता में बहुत बड़ी कमी की तरफ इशारा कर रहा। लेकिन हाँ, सवाल है कि 99 सीट वाली कांग्रेस को चुनने से अच्छा है कि देश विकास चाहता है, जनता विकास चाहती है, और वैसी परिस्थितियों में सबसे बड़ी जो पार्टी है जिसको सरकार बनाने में कम से कम लोगों का जुगाड़ करना पड़े, तो वैसी सरकारों को, वैसी पार्टियों को तवज्जो देते हैं ताकि एक स्थिर सरकार हो और उससे हमारा देश ठीक से चले। क्योंकि आपने देखा, पहले भी देखा 98-99 का जो दौर था, उसके पहले का भी जो दौर था, कि सरकारें गिरा करती थी, मध्यावधि चुनाव होते थे, देश के ऊपर कितना बड़ा बोझ बनता था। तो कोई जनता नहीं चाहती है, और ये मोदी जी को भी पता है। अब इनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो मोदी जी को सबसे पहले चाहिए कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक या शर्मा जी को थोड़ा सा ठंडा करें और बताएं, भाई अभी तो तुमने पूरा का पूरा बेड़ा गर्क किया तुम लोगों ने यूपी में लड़के, अब फिर तुम्हारी, क्योंकि ये चीज आज से नहीं है, 24 हो गया, ये 2020 की बात है और आज तक नहीं हुआ। तो ये सोचिए कितना बड़ा शीर्ष नेतृत्व फेलियर है। तो कल को आरएसएस की निगाह में भी सब कुछ है, और वो नहीं बर्दाश्त करने वाली वो भी। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखा जाए तो जैसे कि मोदी जी की तानाशाही को लेकर बात होती है या फिर अपनी करने की बात होती है, नीतीश भी उसी मिजाज के हैं, वो अपनी ही सुनेंगे, जैसे मोदी जी अपनी सुनते हैं वैसे वो भी सुनेंगे अपनी। और ये चीजें कल को अगर मोदी जी सख्त है तो आप सख्ती अपने घर में भी दिखाइए ना। सिर्फ कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टियों पर छापा मारने से अच्छा है कि अगर सबका साथ सबका विकास चाहिए तो आप अपनी पार्टी के अंदर भ्रष्ट नेताओं पर भी छापा मारिए। अब पार्टी को भी दुरुस्त कीजिए, पार्टी के जो माता आपके अधिकारी या कार्यकर्ता उनको भी दुरुस्त कीजिए, तब जाकर पार्टी बहुत सुंदर होगी और तब जाके जनता का विश्वास, जो कि जनता विश्वास जता रही है, अभी तक जता रही है, सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे अगर उसने उभारा। और आज के डेट में 240 सीट आना छोटी मोटी चीज नहीं, अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। इसको बनाए रखना होगा मोदी जी को, इसको बनाए रखना होगा शीर्ष नेतृत्व को, नहीं तो लोकप्रियता कम हो रही है और दिनों दिन और कम होगी। और एक दिन हो सकता है उस केंद्र के उस सत्ता पे बतौर प्रधानमंत्री योगी जी हो या फिर नितिन गडकरी जी हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी बिल्कुल सही बात। अगर सत्ता में बरकरार रहना है तो परिवार में चल रहे मतभेद को खत्म करने की कोशिश करनी होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले डिस्कशन में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए क्लिक इंडिया।